नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के एक पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गोपालगंज के कुचायकोट से, जहां कई जगह पर पोस्टर लगे हैं। चार्जशीटेड व्यक्ति का पोस्टर लगा है। गोपालगंज के कुचायकोट में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। विधायक का पोस्टर लगा है और पोस्टर में जेपी यादव समेत उनके परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के आरोपी मुकेश पांडे के साथ विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की तस्वीर लगी है। मुकेश पांडे विधायक अमरेंद्र पांडे का भतीजा है और जिला परिषद का अध्यक्ष भी है। एक चार्जशीटेड के साथ विधायक के पोस्टर छपने से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको बताएं कि ट्रिपल मर्डर में विधायक के करीबी का नाम सामने आने के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए थे। तो विधायक की ओर से लगवाए गए हैं पोस्टर जिसमें पप्पू पांडे नजर आ रहे हैं और ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी हैं मुकेश। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सवाल यह है कि अपराधियों के साथ नेताजी को जनता क्यों करेगी उनके ऊपर भरोसा? पहला सवाल यही है। चार्जशीटेड के साथ विधायक की तस्वीर का मतलब क्या है और क्या अपराधियों के बल पर चुनाव में उतरने की तैयारी है? और मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, जो पोस्टर हमने देखे उसमें विधायक जी नजर आते हैं, लेकिन उसके अलावा जो 3 सवाल हम खड़े कर रहे हैं, न्यूज़ 18 सवाल जो खड़े कर रहा है, उसका कोई ना कोई मतलब है, तथ्य है, आधार है, क्या कोई जवाब मिलता है इसका? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का है और यहाँ पर जदयू के दबंग विधायक पप्पू पांडे यहाँ के विधायक रहे हैं और उनका कई जगहों पर जो कुचायकोट विधानसभा का जो बघौच बाजार है, भुक्तापुर है, पसना कुटी है, कई गांव हैं ऐसे और कुचायकोट सासा मूसा है, हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं। उस पूरे पोस्टर में मुकेश पांडे का जो है वो बड़ा पोस्टर है, पप्पू पांडे से बड़ा पोस्टर जो है वो लगाया गया है। इसमें साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मुकेश पांडे जो है जब वो चार्जशीटेड है और जेपी यादव ट्रिपल मर्डर केस मामले में वो जेल में बंद है, लेकिन जिस तरह से ये पोस्टर का जो विवाद शुरू हुआ है और इससे जो विधायक जो है जदयू पांडे की दबंगई और जो रसूख है वो पता चलता है कि गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा जितने भी पोस्टर थे और जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक पप्पू पांडे का जो पोस्टर लगा हुआ है, मुकेश पांडे का जो चार्जशीटेड है उसका पोस्टर जो लगा हुआ है सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया है, तो इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ये बहुत बड़ा सवाल है। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। विधायक अमरेंद्र पांडे पर जो आरोप है उसे भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए कि एक दो नहीं कई आरोप हैं। गोपालगंज और कटेया थाना में उनके ऊपर केस दर्ज है। इसके अलावा जो पूरा इतिहास क्या कहता है, हत्या, वसूली, रंगदारी के कई आरोप पप्पू पांडे पर हैं, अमरेंद्र पांडे पर। और इसके अलावा गोपालगंज, पटना के थानों में केस दर्ज हैं। विधायक अमरेंद्र पांडे के ऊपर जो आरोप हैं, 50 लाख की रंगदारी मांगने का भी उनके ऊपर आरोप है। और ऐसे में ये पोस्टर लगे हैं, कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जनता के मन में सवाल है और 3 सवाल जो हमने पूछे उसका जवाब मिलने का हमें भी इंतजार है। तो ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी और विधायक की ओर से जो पोस्टर लगवाए गए हैं, ये सवाल खड़े कर रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि कई जगहों पर ऐसे पोस्टर लगे हैं। चार्जशीटेड के साथ विधायक का पोस्टर आखिर क्या बतला रहा है, लोगों के मन में क्या पैदा करना चाह रहा है? चार्जशीटेड के साथ विधायक का पोस्टर, उसके ऊपर लिखे गए शब्द और जो तय अमरेंद्र, जय अमरेंद्र लिखा है, इसका क्या मतलब है? पब्लिक ने क्या सोचा है? और इस कोरोना काल में जब इलेक्शन हो रहे हैं तो उसे लेकर जो छवि नेताओं की है, जो जनता है, आम जो जनता है वो विधायकों से सवाल पूछ रही है, उनके जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ रही है। और ऐसे में अगर ये पोस्टर लगता है तो कई तरह के सवाल ऐसे भी खड़े होते हैं। चार्जशीटेड के साथ आखिर क्या मतलब है? विधायक जी की जो तस्वीरें हैं वो क्या इशारा कर रही हैं? तो ये पोस्टर सवाल खड़े करते हैं। विधायक अमरेंद्र पांडे पर जो गंभीर आरोप हैं उसमें कई ऐसे जिले हैं जहां पर उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। हत्या, वसूली, रंगदारी के भी आरोप हैं विधायक अमरेंद्र पांडे पर। गोपालगंज और पटना के थानों में उनके ऊपर केस दर्ज है और भी इनका इतिहास है कि 50 लाख की रंगदारी इन्होंने मांगी, उसके भी आरोपी हैं। मीरगंज, फुलवरिया, कटेया थाने में दर्ज मामले हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है आरोपों की। और उसके बाद इनकी जो फोटो लगी है वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। और आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति सिंह जी, पोस्टर हम दिखा रहे हैं और विधायक अमरेंद्र पांडे पर गंभीर आरोपों के बाद इस तरह के पोस्टर लगे हैं। एक चार्जशीटेड के साथ विधायक का पोस्टर लगा है, क्या कहेंगे?
आप इससे आपको स्पष्ट तौर पर मान चुके हैं कि इस राज्य के अंदर में क्या क्या स्थितियां हैं, कहाँ पे तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। राज्य के अंदर में ये सरकार, देखिए मैं लगातार आपके चैनल पर भी कहता रहा है, ये सब विभाग दिखा सकते हैं, यूएसपी का दावा कर सकते हैं, ये 3C की बात कर सकते हैं, पर ये सरकार करप्शन को भी और क्राइम को भी संस्थागत रूप से संरक्षित कर करके बिहार में इसको जमीन स्तर पर चला रही है सरकार। अब 2005-2019 का अगर निकालिएगा क्राइम का रेट तो पता चलेगा कि 2005 से दुगना से अधिक 2019 का क्राइम रेट हमारा नहीं है, ये इन्हीं के सरकार की रपट है। और इनके संरक्षण में जितने भी अपराधी किस्म के लोग या जिनके अपराध के इतिहास रहे हैं, सारे लोग इनके साथ आकर करके चीजों को अंजाम देते रहे साइलेंटली। अब धीरे धीरे परत दर परत मामलाएं खुल रही है। तो स्वाभाविक तौर पर मेरा एक ही मत है कि बिहार की जनता इन सभी चीजों को बड़ी बारीकी से देख रही है। इसी का प्रतिफल है कि साइलेंटली, अब मैंने कल भी कहा कि जिस तरह से वहां राजस्थान में था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, वो हालात लबो लबा बिहार के निचले स्तर पर चल चुका है। तो परिवर्तन की ओर बिहार चल चुका है, इन चीजों को बहुत गम ले रहा है, मान सच्चाई से लोग रूबरू हो चुके हैं। इससे बहुत सा चीजों को बहुत गंभीरता से नहीं। इस चुनाव में शक्ति सिंह जी, इस चुनाव में ये पोस्टर आपके कितने काम का है? देखिए, मेरे कितने काम का है कि नहीं, जनता के काम का है कि नहीं, सवाल यहाँ है। हमारे काम से क्या लेना देना? इस पर सवाल तो खड़े हो सकते हैं ना, आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल, हम तो सवाल सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हर चीज जनता देख सकती है और हर चीज जनता देख रही है। परसेप्शन जनता के नजरों में कायम होने के बाद परिवर्तन के रास्ते वहीं से खुलते हैं। तो अब इस बार जनता के नजरों में आ गई है बात, और जनता के काम की चीज होते जा रही है। जब जनता के काम की चीज हो जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो परिवर्तन का राह अख्तियार कर लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए शक्ति सिंह जी। जो बात शक्ति सिंह यादव कर रहे थे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो पोस्टर लगाए गए हैं वो आरोप तय करने वाले, आरोप लगाने वाले, 15 साल का हिसाब मांगने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। और आरजेडी का मंतव्य साफ है, स्पष्ट है, और इस बार जो नेतृत्व है उसे युवा नेतृत्व को लेकर एक साफ सुथरी छवि को लेकर आगे बढ़ने की आरजेडी की कोशिश है। आरजेडी और आरएलएसपी के नेता अब एक दूसरे पर सीधा हमला बोल रहे हैं। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी के आरजेडी ज्वाइन करने से पार्टी के नेता बेहद नाराज हैं। उन्होंने आरजेडी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। पार्टी के प्रवक्ता धीरज कुशवाहा का कहना है कि आरजेडी तोड़फोड़ की सियासत करती है, आरजेडी इसे पार्टी का विस्तार बता रही है, जबकि बीजेपी इसके आरजेडी का हताशा बता रहा है। देखिए, चुनावी मौसम है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आरजेडी का इतिहास रहा है कि जो भी सहयोगी दल उनके साथ रहता है उसको तोड़ने का काम करती है। महागठबंधन को संभाल रहे हैं तब ना महागठबंधन का दायरा बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, वामपंथी पार्टियां आज तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन में शामिल हुई। कल भी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत वीरेंद्र कुशवाहा कार्यकारी अध्यक्ष सब लोग आ गए जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो निजी स्वार्थ के लिए कोई इधर से उधर कर रहा था, लेकिन पूरी पार्टी तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आ गई। हम पार्टी के भी सारे लोग आरजेडी के साथ आ गए। तो कौन कह रहा है कि महागठबंधन नहीं संभल रहा है? बिहार संभालने की तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव पहले तो परिवार भी नहीं संभाले, फिर पार्टी नहीं संभली, अब गठबंधन भी नहीं संभला। गठबंधन के भी कई नेता ये मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव में वो क्षमता नहीं है कि वो नेतृत्व कर पाए। अब जब हताशा और निराशा में है तेजस्वी यादव, तो अब उन दलों के छोटे और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये उनकी जो छिन्न मानसिकता है इसको दिखाता है। और सियासत की एक और बड़ी खबर, महागठबंधन से मोहभंग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा मायावती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा आज अपनी नई रणनीति की घोषणा कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, और आज करेंगे गठबंधन का ऐलान। उपेंद्र कुशवाहा आज दोपहर 2 बजे कुशवाहा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है
कि अब कुशवाहा मायावती के साथ होंगे। बिहार चुनाव में बीएसपी से आरएलएसपी का गठबंधन होगा। तो आरएलएसपी से गठबंधन की बात से बहुजन समाज पार्टी के नेता खुश हैं। आज कार्यालय में उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी और पार्टी के फैसले का स्वागत किया गया रालोसपा से गठबंधन को लेकर। विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में आज एक नए गठबंधन का उदय हो रहा है। रालोसपा और बसपा अगला विधानसभा चुनाव मिलकर रहेंगे। फिलहाल हम बसपा कार्यालय में मौजूद हैं और देखिए बसपा कार्यकर्ताओं में किस कदर भीड़ है, उत्साह है। और बहुजन समाज पार्टी का ये कार्यालय है जहां पर विभिन्न जिलों से बसपा के जो वर्कर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये उत्साह से लवरेज दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें बसपा और रालोसपा के नेता एक साथ बैठेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक नया समीकरण सामने आएगा। जातीय समीकरण के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है, खासकर शाहाबाद के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बसपा और रालोसपा अगर मिलकर लड़ते हैं तो नया मैच हो जाएगा। देखिए उत्साह है इस वक्त देखने को मैं अरुण कुमार बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव बिहार कैमूर का रहने वाला हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश के मुताबिक रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रहा है। पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता में उत्साह है और आज दूसरा खुशी का इजहार है वर्करों के बीच में कि बहुजन समाज पार्टी के वर्कर जो चाहते थे कि किसी भी पार्टी से तालमेल हो, गठजोड़ हो, बिहार में बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट बढ़े, आज वो खुशी का इजहार बहन जी के दिशा निर्देश के मुताबिक हुआ है। जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह से लवरेज हैं, लेकिन नेता जो हैं वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जो तालियां बजा रहे हैं और जो उत्साह है वो इस बात की ओर इंगित करता है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो अलायंस किया है वह निश्चित तौर पर न केवल रालोसपा के लिए बल्कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के लिए भी एक टॉनिक का काम करेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर मुंबई में मुजफ्फरपुर के रहने वाले भोजपुरी कलाकार अक्षत उत्कर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बड़ी खबर, उत्कर्ष के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि रविवार रात 9 बजे अक्षत ने अपने पिता से बात की, लेकिन देर रात मौत की सूचना मिली। अक्षत के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिर एक बिहारी कलाकार की मुंबई में मौत हो गई है और उनका शव भी उनके आवास में पंखे से लटका हुआ मिला है। अभी हम उनके मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ भीड़ लगी है। यहाँ बिल्कुल उहापोह और अफरा तफरी का माहौल है। हम लोग जरा अंदर चलेंगे कि देखेंगे कि यहाँ के जो लाल हैं अक्षत, जिनकी मौत वहाँ हुई है, उनके घर पर किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। जरा यहाँ तस्वीरों में हम अब दिखाएंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ कार्य कर रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, रो रो कर बुरा हाल है और उन्हें विदाई दी जा रही है। परिजनों का आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बुरा हाल है। और एक बार फिर इसमें कहानी को स्टार की आई है। जो इनके संबंधी हैं उनका कहना है कि जो उनके साथ रहती थी एक स्नेहा चौहान, जो उनकी को स्टार थी, वो उसका नाम सामने आया है कि उसने बहुत सारी बातें छुपाई है, जिसके कारण उस पर परिजनों का आशंका है। इसके अलावा एक दूसरी जो दुबे है वह उनके साथ MBA में पढ़ती थी। यह भी कहा जा रहा है कि उसने रुपए वगैरह की मांग की थी। तो बड़ी आशंका मुंबई पुलिस को लेकर भी जताई जा रही है कि मुंबई पुलिस की भूमिका भी इसमें काफ़ी संदेहास्पद है, क्योंकि वो ठीक से परिजनों को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद एक बड़ी घटना फिर से मुंबई में हुई है। बिहार के एक मुजफ्फरपुर के कलाकार बेटे की मौत हुई है। हालांकि प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या बताया गया है, लेकिन इस आत्महत्या के पीछे बड़े बड़े राज हैं, ऐसा परिजनों का कहना है। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। और छपरा के पानापुर में लगातार बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख कर रहे हैं। पानापुर प्रखंड और अंचल कार्यालय में भी बाढ़ का पानी भर गया है।
अररिया में बाढ़ का कहर जारी है। अररिया, फारबिसगंज, सिकटी, जोकीहाट और पलासी प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फारबिसगंज प्रखंड के अम्हारा और गराहा गांव की, जहां परमान नदी में आए उफान ने सड़क, मकान और खेती को पूरी तरह नष्ट कर दिया। गांव का शहर से संपर्क कट गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश से पूर्वी चंपारण में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिले के 5 प्रखंड तीसरी बार बाढ़ की विभीषिका को झेलने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी सुगौली नगर में भर गया है। पताही, बंजरिया, संग्रामपुर प्रखंड के गांव में हालात बदतर हैं। गंडक, सिकरहना और बागमती नदी के उफान पर आने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में बची फसल बाढ़ में डूबकर बर्बाद हो गई। वहीं संग्रामपुर में बाढ़ के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी एक बार फिर से एनडीआरएफ के सहयोग के भरोसे है। बांध और गंडक नदी के बीच में फंसे गांवों के ग्रामीणों को एनडीआरएफ की टीम सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी है। में जो पुल जो है यहाँ कोई हाकिम हुकुम सुनवाई नहीं ले रहा है। हम लोग का 10 गांव के चलने के लिए बहुत कठिनाई हो गया है। इस तरह में न कोई हाकिम सुन रहा है, न कोई विधायक सुन रहा है। हम लोग क्या करें, 3 बार 4 बार धान रोप दिया, धान भी दो दिया, धान भी एक फसल होने वाला नहीं है। यही समस्या है, हम लोग के यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ लगातार तीसरी बार बाढ़ है, लेकिन यहाँ कोई भी सीओ हो, बीडीओ हो या चाहे प्रशासन, कोई भी यहाँ मतलब देखने नहीं आया। नहीं, लोगों को जो 6,000 रुपये पास है ना सरकार की तरफ से जो मिलता है वो भी नहीं मिला। और यहाँ जो आप देख रहे हैं धान जो फूट रहा है अभी, और ये सारे बाल को डुबा दिया। अभी फसल क्या होगा लोगों का। सिवान के मैरवा में जल जमाव की समस्या गंभीर हो गई है। सड़कों पर घुटने भर से ज्यादा पानी जमा है। सबसे विकट स्थिति नगर पंचायत क्षेत्र के मोती छापर गांव की है। गांव से 50 से ज्यादा घर प्रभावित हैं। ग्रामीण चचरी का पुल बनाकर घर से बाहर निकलते हैं। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिली। और बात कुएं में गिरे 13 साल के लड़के के रेस्क्यू की। मुंगेर के बड़ी दुर्गा मंदिर में फूल तोड़ने के दौरान 13 साल का अभिषेक कुएं में गिर गया। अभिषेक 40 फीट गहरे कुएं में करीब 2.5 घंटे तक फंसा रहा। प्रशासन की मदद से उसे बाहर निकाल लिया गया है। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और यह बताया जा रहा है कि अभिषेक अपने पिता के साथ फूल तोड़ने के लिए 5 बजे घर से निकला था। कुएं के पास फूल के पौधे थे और उसे तोड़ने के क्रम में वो 40 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। कुएं में ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए उसे बाहर निकालने में देरी हुई। जय गंगा माँ। हम लोग एक बार प्रयास किए, रस्सी के सहारे, सीढ़ी के सहारे नीचे गए तो ऑक्सीजन बन रहा था। तो जो हम फिर उसको हम बोले निकल जाओ। निकलने के बाद फिर झाड़ी से हम उसको उस ऑक्सीजन को तोड़े। उसके बाद फिर हम अपना टीम को भेजाए और उसके बाद बच्चा को लेके ऊपर आ गया। इधर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का बयान सामने आया है। जल्द सीटों के बंटवारे की सूची मिल जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की। जेडीयू के प्रधान महासचिव हैं केसी त्यागी, जिन्होंने बयान दिया है सीटों के बंटवारे को लेकर। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सीटों के बंटवारे की सूची मिल जाएगी। जल्द उम्मीदवारों के नाम सामने होंगे। और उन्होंने एक और अहम बात कही कि एलजेपी के साथ नहीं है हमारा गठबंधन। बड़ी बात, एलजेपी के साथ नहीं है हमारा गठबंधन। अतीत में भी नहीं रहा हमारा गठबंधन। हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है। गठबंधन एलजेपी के साथ नहीं है, हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है। एलजेपी और हम कभी मिलकर के अतीत में भी चुनाव इकट्ठा नहीं लड़े हैं। लिहाजा इन प्रश्नों का जवाब एलजेपी के नेताओं से पूछेंगे तो बेहतर होगा। शीघ्र ही गठबंधन की तस्वीर, सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के नाम की जानकारी